आज के इस वीडियो में लुसेंट जीके का 100वां भाग लेके आ रहे हैं और यहाँ पे हम वन लाइनर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको एक लाइन बाय लाइन के रूप में पढ़ना, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें आज की ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि लुसेंट जीके की एक सीरीज चल रही थी और उसमें ये 100वां पार्ट है। यहाँ तक हमने लगभग इस पूरी सीरीज में 12 से 13,000 क्वेश्चन कवर कर दिया है। इनके लिए कंबाइंड वीडियो भी आती है। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं तो वहाँ पे जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यह है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि एक तुगलक वंश का शासक था। इसको पगला सुल्तान भी कहा जाता है। पगला सुल्तान, पगला सुल्तान कहने के पीछे कारण यह है कि इसने पहले अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। दौलताबाद मतलब कि आज का मुंबई वाला एरिया पकड़ लीजिए। और बाद में जब वहाँ पे लोग जाकर सेटल होने लगे तो फिर इसने कहा कि नहीं, फिर से आप दिल्ली चलिए। तो आज के जैसे उस समय यात्रा के साधन नहीं थे और ढेर सारे लोग आने जाने में ही मर गए। दरअसल भले ही लोगों की दृष्टि में ये एक पगला सुल्तान था, लेकिन इसने अपने जाने भर में कई अच्छे काम किए, लेकिन उसका रिजल्ट बुरा निकला। जैसे अगर आप देखेंगे इतिहास में तो कई बार क्या होता है कि जो दिल्ली वाला आप एरिया पढ़ते हैं, इस पे जो आक्रमण हुए हैं ये हुए हैं अफगानिस्तान से, इसके बाद मध्य एशिया से। ये सारे जो आक्रमणकारी थे इधर से ही आते थे और दिल्ली चूंकि इससे नज़दीक पड़ता था और आसानी से वो राजा के पास पहुंच जाते थे। इससे बचने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि अगर हम अपनी राजधानी को मध्य भारत में कहीं पर बना लेते हैं तो हमको यहाँ पे इनसे सामना करने की झंझट नहीं होगी, हम थोड़ा सा प्रोटेक्ट महसूस करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जब ये कहा कि दौलताबाद चलिए और वहाँ पे जब लोग जाने लगे, मतलब उस समय तो घोड़े थे, हाथियाँ थी या फिर पैदल लोग जा रहे थे, तो जब लोग जाने लगे, जब वहाँ जाके बसने लगे तो वहाँ पे अकाल पड़ गया। जब वहाँ पे भारी अकाल पड़ा तो लोग पानी के बिना मरने लगे। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा कि यहाँ पर तो हालत बहुत बुरी हो गई है, तो उसने फिर कहा कि नहीं, आपको दिल्ली चलना चाहिए। अब लोग जब दिल्ली वापस आने लगे तो लोग वैसे भी कई सारे लोग मर गए, इसीलिए इसे पगला सुल्तान कहा जाता है। एक कारण और है पगला सुल्तान कहने का, और यह है एक पेपर वाला पैसा चलाना। पेपर वाला पैसा का क्या मतलब है? जैसे कि आज आप देखते हैं कि इतनी बड़ी नोट है, इस पे लिखा गया है 100, और इतना ही बड़ी नोट है, इस पे लिखा गया है 200। कलर थोड़ा बहुत चेंज है, तो इस पे 100 लिखा है तो इसकी वैल्यू है 100 रुपए की। उतना ही बड़ी नोट है और इसकी वैल्यू है 200 रुपए की। लेकिन उस समय क्या होता था कि अगर आपके पास इतना सोना है तो इसकी वैल्यू कुछ है, और यही सोना अगर इसका दोगुना है तो इसकी वैल्यू दोगुना हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको हटा करके तांबे के सिक्के चलवाए। तांबे के सिक्के चलवाने का मतलब यही था कि तांबे के एक आकार के सिक्के बनाए गए और उस पे लिखा गया, इस पे 10, इस पे 20, इस पे 50। मतलब आकार तो वही रहेगा, जो इस पे लिखा होगा ये माना जाएगा। लेकिन उस समय भी कालाबाजारी हुई और बाद में ये भी स्कीम को उसे वापस करना पड़ा। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई। तो ये प्रारंभ की गई 1951 में। देखिए, पंचवर्षीय योजना का क्या मतलब है कि यहाँ पे 5 सालों के लिए स्कीम बनाई जाती थी, तो ये शुरू की गई थी 1951 से। अगला है कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कई बार पूछा गया है कि ये किसके शासन पीरियड में भारत आया, तो ये आया था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे, और जो इसने अध्ययन किया ये किया नालंदा, मतलब आज के बिहार में। अगला है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहा जाता है। मतलब क्या होगा कि अगर किसी को ब्लड डोनेट करना है तो कोई किसी को अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, सबका अलग अलग ग्रुप है, उसमें भी कई कंडीशन है। तो फिर भी एक ऐसा ग्रुप है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, और ये है ओ। मतलब अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप किसी को ब्लड दे सकते हैं। उसी तरह पूछा जाता है कि ऐसा ग्रुप कौन सा है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, तो ये है AB। AB को
सर्वग्राही बोला जाता है, सर्वग्राही। अगला है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये होती हैं 206। देखिए, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों के शरीर में, जो नवजात शिशु हैं उनके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये होती हैं 320 या फिर 300 के आसपास, जो भी आपका विकल्प रहेगा आप उसे ट्रिक कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो कुछ हड्डियां तो उनकी मांसपेशियां बन जाती हैं और इस तरह उनके शरीर में केवल और केवल 206 हड्डियां ही बचती हैं। अगला है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? तो ये है विटामिन डी। विटामिन डी कैसे मिलता है शरीर में? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। विटामिन डी बनता है आपके शरीर में। सूर्य का प्रकाश जब आपके चमड़ी पे पड़ता है तो जो फैट होता है आपके शरीर के अंदर का, ये विटामिन डी बनाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सूर्य के प्रकाश में ही विटामिन डी होता है। तो जरूरी ये है कि ये प्रकाश आपके शरीर पे लगे, डायरेक्ट आपकी चमड़ी पे लगे, तब विटामिन डी आपको मिलेगा। अगला है कि मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मलेरिया। दरअसल मच्छर तो दो होते हैं, मादा और नर। तो नर वाले मच्छर के काटने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो उसमें मादा मच्छर होती हैं उनके काटने से मलेरिया होता है। अगला है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया गया था, टेलीफोन है ये, टेलीफोन का आविष्कार तो ये किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। इसी तरह कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कई बार पूछा गया है कि वायुयान की खोज किसने की? तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। वायुयान की खोज की गई थी राइट्स ब्रदर्स के द्वारा। इसके अलावा कई बार पूछा गया है कि माइक्रोफोन के आविष्कार किसने किया? तो माइक्रोफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इसके अलावा कई बार पूछा गया है कि एक्सरे की खोज, तो एक्सरे की खोज W.C. रोजहंटन ने किया था। एक भारतीय वैज्ञानिक है, उन्होंने रमन प्रभाव के बारे में बताया। क्या आप उनका नाम कमेंट करके बता पाएंगे? इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला और 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया। आपको उनका पूरा नाम कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। किलोमीटर में आप इस तरह लिख सकते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? ये सबसे पहले बताया गया कापरनिकस के द्वारा। मतलब जो कापरनिकस थे उन्होंने सबसे पहले बता दिया कि जो पृथ्वी है ना, ये सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? मतलब अगर हम बात करें कि ये इतना प्रकाश वर्ष है, ये उतना प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष मतलब क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष मतलब है दूरी। ठीक है, खगोलीय दूरी। अगला है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। कई सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे जो आगरा का ताजमहल है ये किस नदी के किनारे है? तो ये है किस नदी के किनारे, आप बता पाएंगे? यमुना। अयोध्या किस नदी के किनारे है? चलिए कमेंट करके बताइएगा। अयोध्या किस नदी के किनारे है? कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। कुतुब मीनार दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो मुंबई में। और इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया तो ये है मुंबई में। ये सारे छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगला है कि घेगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। दरअसल होगा क्या कि आप जो गला है उसमें फूल जाता है, तो ये घेगा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है बताइए? चलिए हम बता देते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अगला है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये है अग्नाशय। देखिए आगे बढ़ें उससे पहले जरूरी है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं इसके और भी सारे पार्ट को देखना तो या तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सबको देख पाएंगे। वहां जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ भी सकते हैं। अगला है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो यह है फुटबॉल से। जैसे कि कई बार पूछा गया है कि क्रिकेट मैच का संबंध इसमें से किस कप से है? तो वर्ल्ड कप से। उसी तरह डूरंड कप है फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? तो यह है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यह है 22। सारे आसान क्वेश्चन है, कोई भी इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा है युआन। भारत की मुद्रा कौन सी है? तो रुपया।
पाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? तो पाकिस्तान की मुद्रा भी है रुपया, लेकिन ये पाकिस्तानी रुपया है। उसी तरह श्रीलंका की मुद्रा भी रुपया है, लेकिन ये श्रीलंकाई मुद्रा है। अगला है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो ये है हेनरी डुनांट। रेड क्रॉस एक हेल्थ रिलेटेड वर्ल्ड लेवल की संस्था है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, खून की कमी। अगला है कि भारत की कोकिला कौन कहलाती है? भारत की कोकिला, तो भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। ये उपनाम वाले क्वेश्चन हैं। जैसे कि लौह पुरुष के बारे में कई बार पूछा गया है, तो लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजा जी किसको कहते हैं? राजा जी, तो राजा जी कहा जाता है राजगोपाल चारी को। इसके अलावा चाचा नेहरू किसको कहते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसके अलावा महामना किसको बोलते हैं? तो महामना बोलते हैं मदन मोहन मालवीय को। और गुरुदेव किसको बोलते हैं? चलिए आप भी कुछ कमेंट करके बताइए। तो गुरुदेव बोलते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर को। इसके अलावा दादा मुनि किसको बोलते हैं? कई बार पूछा गया है, हार्ड क्वेश्चन जब बनते हैं तो ये पूछा जाता है। दादा मुनि बोलते हैं अशोक कुमार को। इसके अलावा कई हैं, तो बाल पाल लाल में बाल कौन है? तो बाल हैं बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके नाम पे बनवानी शुरू की? क्या इसने खुद के नाम पे बनवाया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, उनके नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 तक रूल कर पाया, केवल 4 साल। केवल 4 साल इसलिए क्योंकि ये गुलाम था और इसको शासन करने का टाइम बाद में मिला, और तब तक 4 साल में इसकी डेथ हो गई चौगान खेलते हुए। इसके बाद चूंकि कुतुब मीनार का काम पूरा नहीं हुआ था, तो उसको पूरा करवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महामना मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है। देखिए, ये अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि एक राजा को कैसे राज्य करना चाहिए। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो यह है कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षेस मतलब कि सार्क सम्मेलन के बारे में आपने पढ़ा होगा। यह है काठमांडू, नेपाल में। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? मतलब जो ऐसे स्टेट जो समुद्री रेखा के किनारे हैं, यह है 7516 किलोमीटर। अगला है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। स्कर्वी में होगा क्या कि जो आपके होंठ हैं ये फटने लगेंगे। जब विटामिन सी की कमी होती है शरीर में, तो ऑटोमेटिक विटामिन डी की कमी होने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि विटामिन सी की मात्रा बनी रहे। कहाँ पाया जाएगा ये? तो खट्टे फलों में। जो भी खट्टे फल हैं उसमें अधिकतर विटामिन सी पाया जाता है। देखिए, कहा जाता है कि दूध में सब कुछ पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि दूध में नहीं पाया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप दूध के भरोसे हैं तो आपको खट्टे फलों का सेवन भी करना चाहिए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो ये है विटामिन के। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है बाझपन। मतलब कि प्रजनन रिलेटेड जो भी रोग होते हैं, ये विटामिन ई की कमी से होते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए और इसे शेयर भी करिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ पाएँ। अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील, देखिए 2 चीज़ें हैं जो आप अच्छी तरह समझ लीजिए। बी और सी, ये 2 विटामिन ऐसे हैं जिनको अगर आप लेते हैं एक्स्ट्रा मात्रा में, जैसे कि आपको चाहिए कम लेकिन आप इसको ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि जो भी ज़्यादा होगा आपके पेशाब के माध्यम से ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसके उल्टा अगर आप विटामिन ए या फिर ई ले रहे हैं और ये ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ये आपके शरीर के वसा में घुल जाएगा। तो विटामिन ए और ई वसा में घुलता है और विटामिन बी और सी पानी में घुलता है, तभी तो पेशाब के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है NaCl, जिसमें Na का जो परमाणु क्रमांक है 11 है
और Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बताइए कमेंट करके। 17, परमाणु भार 35। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23। अगला है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। कहा जाता है कि अगर कोई इस गैस को सूंघ ले तो उसकी डेथ हो जाएगी हंसते हंसते। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा मतलब Na2CO3। अगला क्वेश्चन है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो यह है तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो यह है विटामिन डी का। विटामिन सी का क्या नाम था, एस्कॉर्बिक एसिड, अभी हमने कवर किया है। तो अगर आप हमारी ये सारी वीडियो को देखे होंगे आप लूसेंट के लिए जो 100 वीडियो अपलोड हैं, अगर आपने उन सभी को देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप इसके अलावा भी उन सभी वीडियो को जरूर देखिए। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है, ये होता है कॉर्निया। जैसे आपने सुना होगा कि उसने नेत्रदान किया है, मरने के बाद उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं, तो आंखों का कौन सा हिस्सा निकाला जाता है, आंख में तो कई हिस्से हैं, पलक हैं, पुतली हैं, कार्निया है, रेटिना है, तो कार्निया निकाली जाती है, केवल कार्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो यह है विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। अगला है कि दक्षेस में कितने सदस्य देश हैं। दक्षेस मतलब सार्क जिसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में, इसमें 8 हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। विश्व में अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, ये करता है भारत। क्या आप बता पाएंगे कि चावल का उत्पादन कौन सबसे अधिक करता है, चीन। अगर भारत की बात करें तो भारत में वेस्ट बंगाल, और भारत में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, कम जगह में सबसे अधिक पंजाब। जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत में वेस्ट बंगाल। भारत में अंडे का कटोरा किसको कहते हैं, किस स्टेट को अंडे का कटोरा कहते हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अंडे का कटोरा किस स्टेट को कहते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है और कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। अगला है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो ये बनवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। ये सूर्यवंश का शासक था और ये रिलेट करते थे अफगानिस्तान से। राज किया है बिहार के सासाराम में, और सासाराम में ही इनकी डेथ होने के बाद इनकी ताबूत भी इनका बनाया गया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है बेरी। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, ये होता है बोन मेरो में, मतलब अस्थि मज्जा में। और ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल और एक होता है डब्ल्यूबीसी। बात की गई है इसमें आरबीसी की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो यह है स्फेनोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्फेनोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर में दो मेमोरी होती हैं, एक होता है रोम जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, एक होता है रैम जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में सीपीयू होता है जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, इसका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सारे आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे अलग अलग। सीपीयू में एक होता है एएलयू जो कि मैथ वाला काम करता है, इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए आगे बढ़े, लेकिन कमेंट करके आप बताइए एटीएम का फुल फॉर्म। आप में से ढेर सारे लोग ऑटोमेटिक कहेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होता है। पहले ही हम बता देते हैं ऑटोमेटिक नहीं होता है, क्या होता है कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था, तो ये हुआ था रूस में। अगला है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी मतलब कि गर्म दल और नरम दल में बट गई, तो ये था सूरत का अधिवेशन 1907 में। ये लोग फिर बाद में जुड़ गए थे, कब, 1916 में। कहाँ पे, लखनऊ में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो ये बनवाया गया था प्रथम चोल राजा के द्वारा और ये है राज राजा। अगला है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था अमरकोट के दुर्ग में 1542 को। इसके पिता का नाम था हुमायूं और 14 साल की उम्र में हुमायूं की डेथ हो गई और 14 साल की उम्र में अकबर को राजा बना दिया गया 1556 में।
अगला है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ब्राजील में। देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसमें आपको लिख रहा है कि कहाँ होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। वर्ष 2014 का कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन पुराने हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये है लोकसभा अध्यक्ष। दरअसल होता क्या है कि वैसे तो लोकसभा का सेशन अलग, राज्यसभा का सेशन अलग होता है, लेकिन कई बार जब किसी मुद्दे पे बात नहीं बन पाती है तो संयुक्त सेशन बुलाया जाता है, और ये बुलाने का अधिकार केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भले ही इस सेशन को बुला लेंगे, लेकिन जब इसके अध्यक्ष बनने की बात आएगी तो लोकसभा के अध्यक्ष ही इसके अध्यक्ष बनेंगे। भारत के प्रथम और लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इनको कहा जाता है गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, तो ये था अनुच्छेद 370। ये अब हटा लिया गया है, 2019 में हटा लिया गया है इसको। अगला है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो ये किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। देखिए होता क्या है कि धन विधेयक का एक बड़ा मसला है, बड़ी कहानी है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। जब कोई भी मुद्दा इसमें लाया जाता है कानून बनाने के लिए, तो इसमें वोटिंग होगी या फिर नॉर्मली बहस के बाद जैसे भी इसे पास कर लिया गया तो इसको भेजा जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा को भी इसे पास करना जरूरी है। अगर ये राज्यसभा में रुक गया तो ये बिल नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा। अब होगा क्या कि अगर ये धन विधेयक होगा तो राज्यसभा इसे नहीं रोक सकती है। अगर राज्यसभा इसे पारित नहीं करेगी तो 14 दिन बाद इसे ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाएगा। हाँ, अगर राज्यसभा वापस कर देती है तो इसमें थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, लेकिन एक बार वापस कर सकती है। तो धन विधेयक कहने से ये फायदा होता है कि राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इसलिए कई सारे विधेयक ऐसे होते हैं जिसमें धन के बारे में बात ही नहीं है और उनको धन विधेयक कह के पास करा लिया जाता है। धन विधेयक कहने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया। छोटा महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि इंडिया गेट कहाँ पर है, तो इंडिया गेट है नई दिल्ली पे। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। ताजमहल है आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे की गई थी, ये की गई थी सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, भारत में 5, देखिए एक होता है 5 अक्टूबर, एक होता है 5 सितंबर। तो पहले भारत में मनाया जाता है 5 सितंबर को, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो ये चीज़ थोड़ी कन्फ्यूजन है, आप इसे सही करिए। भारत में मनाया जाएगा 5 सितंबर को, वर्ल्ड में मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को। अगला है कि किसके जन्म दिवस पे खेल दिवस मनाया जाता है, तो यह है मेजर ध्यानचंद। हर साल कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो यह है 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था, 1942 में। कहाँ पे, मुंबई में। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने, जिनको हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। इनका एक और नारा है दिल्ली चलो, जो कि काफ़ी प्रचलित है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है कि वेदों की ओर लौट चलो, ये किसने कहा था, तो वेदों की ओर लौट चलो कहा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। देखिए आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये है भगत सिंह। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। ये सारे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। अगला है कि मारो फिरंगियों को, ये नारा किसने दिया था, तो मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये कहा गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है, तो इसके कहने का कारण ये है कि ये एक महान शासक था और कहा जाता है कि जो इसके घोड़े थे ये तीनों समुद्र के पानी पिए थे। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे राजा ऐसे हैं जो कि दिल्ली, कन्नौज
यूपी और कुछ भाग मध्य प्रदेश तक ही रह गए। लेकिन जो समुद्रगुप्त था ये इकलौता ऐसा राजा था अपने टाइम पीरियड का जो इधर तक आया। हालांकि इसके बाद बहुत लोग आए, लेकिन उस समय की बात की जाए तो केवल यही था। अगला है कि सती प्रथा का अंत करने में सबसे अधिक प्रयास किसने किया? ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1829 में बैन किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे उनका नाम था श्री रामकृष्ण। गांधी जी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। पूरी जन्मतिथि आपको याद है? 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए 2 अक्टूबर को ही एक और व्यक्ति की जन्मतिथि है, उनका नाम आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आसान क्वेश्चन है इसलिए आपसे पूछ लेते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम यह है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिनको 1913 में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद 1930 में मिला सीवी रमन को। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं महात्मा गांधी। अगला है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन होता है? तो ये होता है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वैसे अगर सैनिक सम्मान पूछेगा तो परमवीर चक्र होगा, परमवीर चक्र। लेकिन ये नागरिक सम्मान पूछा है। नागरिक सम्मान मतलब कि नागरिक को दिया जा सके। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू किया गया 1969 से। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। देखिए हमने यहीं पे बताया था आपको, परमवीर चक्र ये होता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। कंप्यूटर के पिता कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। अगला है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन। ये प्रथम भारतीय नहीं है, प्रथम भारतीय है तो राकेश शर्मा हो जाएंगे। और प्रथम व्यक्ति की बात पूछी गई है तो ये हैं यूरी गागरिन जो कि रूस से थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, ये अमेरिका से थे। प्रथम भारतीय देखिए हमने आपको बताया राकेश शर्मा। और प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है, इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट है, इसे रूस की सहायता से छोड़ा गया था 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इन समय है एंटोनियो गुटेरेस। ये पुराने हैं, ये अब हट चुके हैं। एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि पुर्तगाल से हैं और ये चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आप परीक्षा देने जाइए आपको उस समय के महासचिव का नाम पता होना चाहिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ये ऐप बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।